हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है 2022-23 इस पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये केवीएस के स्कूल का क्वेश्चन पेपर है और मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करूँगा। क्योंकि अब सिलेबस जो है वो पूरे देश में एक जैसा ही है, एनसीईआरटी बेस्ड है ये पूरा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने के चांस है और बाकी आपको पेपर को देखकर पेपर के पैटर्न के बारे में पता लगेगा और पेपर का क्या लेवल है। ठीक है, आपको आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक बार आप देख लीजिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको आप वीडियो को ना पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, बाकी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है इसमें 12 मार्क्स का है, ये सेक्शन ए। इसमें हम जो एक नंबर के क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी है और कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी है, हर तरह के क्वेश्चन है, सबको देखेंगे ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश को स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, जिसको हम सीआईएस के रूप में भी जानते हैं, सीआईएस आपने पढ़ा होगा। तो इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है क्या इसको हम रूसी राष्ट्रमंडल कह सकते हैं, यानी रशियन कॉमनवेल्थ कह सकते हैं, या हम इसको यूएसएसआर कॉमनवेल्थ कह सकते हैं, या फिर ईस्टर कॉमनवेल्थ, या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो देखिए, इसको हम यूएसएसआर राष्ट्रमंडल कह सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ था जब यूएसएसआर जो है 1991 में इसका विघटन हो चुका था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, टूट गया था ये। तो इसके बाद ये जो सीआईएस है कहीं ना कहीं ये इस अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक नंबर का क्वेश्चन है और सीधे सीधे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। इसमें आपको क्या करना है कि आपके सामने जो विषम है, यानी जो आपको इसमें से ऑड लगता है, थोड़ा सा मतलब गलत लगता है, अजीब लगता है, उसको आपको पहचानना है। तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि जो हमारा देश है, भारत की स्वतंत्रता जो है वो अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई थी। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, यानी कि अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, तो ठीक है पहले स्टेटमेंट। सेकंड है 565 रियासत वाली, क्या 565 रियासत थी? तो बिल्कुल सही है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, बिल्कुल राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है यही गलत होगा। जब आपके ऊपर के तीन ठीक है तो लास्ट जो है वो गलत होना ही है। अब इसमें क्या गलत है ये देखिए, टू नेशन थ्योरी, यानी कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो अब्दुल गफ्फार खान ने दिया था। क्या ये इसका सही आपको लग रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये आप देखोगे तो ये जिन्ना की सोच थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्होंने तो टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था, ये इसके विरोध में थे, इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये हमारा जो लास्ट का ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया? ऑप्शन में है ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन जो है उसने उससे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, जिसको ब्रेग्जिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ब्रिटेन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ था। ये बात है जब 1990 के आसपास की बात है। क्या हुआ था कि इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जब इराक ने कुवैत पे कब्जा किया था तो यूएनओ जो है, यूएनओ ने परमिशन दी थी कि कुवैत को कब्जे से हटाओ, मतलब उसको आज़ाद करो। तो इस समय में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी युद्ध, और खाड़ी युद्ध में भी इसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे जो बी है, ये गल्फ वॉर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, खाड़ी युद्ध। अब देखिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5वां, 1980 में डैश राजनीतिक दल, यानी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसका गठन 1980 में हुआ था? तो ऑप्शन को एक बार आप ध्यान से देख लो, आंसर आपका हो जाएगा बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहे हैं कि गलत कथन का चयन करें, गलत कथन इनमें से कौन सा है? तो आप ध्यान से देखो एक बार, अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, बिल्कुल है।
मई 1964 में प्रधानमंत्री जो नेहरू थे इनका निधन हो गया था। यस, बिल्कुल हो गया था। यानी दो लास्ट के ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब जो गलती है वो इन दो में से है। तो इसमें देखो, आपको पता हो अगर आपने पढ़ा हो कि पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था मई 1974 में, यानी 1974। पहला तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा परीक्षण हुआ था ये गलत है। ठीक है, ये 1996 नहीं बल्कि ये 1998 यानी 1998 में हुआ था। ठीक है, सेकंड जो हमारा परमाणु परीक्षण था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका ये जो आपका रीजन और असर्शन वाला क्वेश्चन होता है, यानी जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन होता है ये है। तो ये स्टेटमेंट जो है आप एक बार ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए, इसमें जो अभिकथन दे रखा है यानी कि जो आपका असर्शन दे रखा है, इसमें कहा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्या ये सही है? आप सोचो, क्या स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे? तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये गलत है, यानी कि अभिकथन जो है हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बात करेंगे कारण को, पढ़ लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री है ये 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल 2 साल के लिए ही प्रधानमंत्री रहे, ज्यादा लंबा समय नहीं था। और 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अपना कथन जो है वो गलत है, कारण जो है वो सही है। ठीक है, तो अब आपके सामने ये जो ऑप्शन है इसमें से आप लगा सकते हो। ठीक है, आप इसमें से ध्यान से देखो कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है, उसमें आप टिक कर सकते हो। हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कह रहे हैं कि इसमें कथन और कारण दोनों ध्यान से देखिए। देखो, वैश्वीकरण राज्य की क्षमता को कम करता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ठीक है, एमएनसी जो होती हैं, ये सरकार के फैसलों पर अपना प्रभाव डालती हैं क्योंकि इनकी पूर्ति सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से प्रभावित होती है। इसके बाद दे रहे हैं कि पूरे विश्व में एक पुरानी कल्याणकारी राज्य को अब और अधिक न्यूनतम राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो आपका ये जो है ये बिल्कुल सही है, और आपका कथन भी ये जो दे रखा है ये भी सही है, क्योंकि वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं राज्य की क्षमता में कमी जरूर आई है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे आंसर ढूंढ के लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखते हैं। नीति आयोग जो है इसके प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। देखो, मैंने नीति आयोग पे एक वीडियो बनाया था, और जो मैंने लास्ट ईयर से लास्ट ईयर बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन उसमें मिलेंगे, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको पढ़ो। नीति आयोग भारत सरकार के लिए मजबूत और दीर्घकालिक नीति तैयार करता है। बिल्कुल ठीक है, यानी पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है, और जो लास्ट का ऑप्शन है वो ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है ये गलत है। नीति आयोग की स्थापना 1 फरवरी 2016 को हुई। क्या ये सही है? ये गलत है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और अगर आपने मेरा नीति आयोग वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको जाके सर्च करके जरूर देखो, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में भी क्लियर बताया था कि नीति आयोग से क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, इसलिए पूरे पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया अपना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि यूएनईपी यानी कि यूएनईपी इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो एक बार आप देख लो इसमें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? तो ये लाल डेंगा होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कि इसको ना आपको क्रम में लगाना है कि कौन सी घटना कब हुई, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले है आर्थिक सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये कब बना था आपको पता होना चाहिए। ये घटना है 1948 की। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, यूरोपीय संघ कब बना था? ये बना था 1992 में, यानी 1992 में बना था। ठीक है, इसके बाद है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो ये जो आर्थिक समुदाय ये है 1957 में। ठीक है,
और आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है ये है यूरोपीय परिषद। तो यूरोपीय परिषद जो है ये 1949 की है। तो आपके सामने मैंने सारे लिख दिए। 1948 में पहले, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद ये जो है ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। ये जो ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा और ये जो आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिए। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है हमारा सेट वन। कोई खास ऐसा मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं लगा मुझे जो आपको शायद ना आता हो। ठीक है, तो ये आपको आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हो और इस साल मैंने बना रखी है, नहीं तो आप लास्ट ईयर की वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कंप्लीट एनसीईआरटी करा रखी है। बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो बचे हुए चैप्टर जो है इस साल के मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन बी, यानी कि खंड जो हमारा बी है इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे 12 मार्क्स का दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व बैंक को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको डिफाइन करना है कि वर्ल्ड बैंक क्या है। इसके बाद पूछा हुआ है कि विश्व बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1+1। ठीक है, जिस तरीके से इसमें 1+1 दे रखा है इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1+1 हो जाएगा, यानी 1+1। और आपको ध्यान से देखना है और एक लाइन में ही आपको आंसर करना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले विश्व बैंक को डिफाइन कर देते हैं कि जो विश्व बैंक है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, एक इंटरनेशनल बैंक है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो ये तो हो गया विश्व बैंक। ठीक है, अब इसके कोई दो कार्य बताने हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जो इसके सदस्य देश होते हैं उनको ये लोन देता है। ठीक है, यानी कि ऋण ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। एक और काम आप बता सकते हो कि भाई मानव विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, ठीक है, ये कार्य करता है। और जो अपने सदस्य देशों, जो गरीब देशों को अगर ये लोन देता है तो जो देश देने में सक्षम नहीं भी होते तो जरूरी नहीं कि उन्हें वो वापस भी करना हो। ठीक है, ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो चाहो तो, पर इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना। 2 मार्क्स का है तो 2 ही पॉइंट काफी हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और सॉरी 14 देखिए। शस्त्र नियंत्रण को परिभाषित करें, ये महत्वपूर्ण क्यों है। 1+1 यानी एक नंबर में आपसे पूछा हुआ है। देखिए, शस्त्र नियंत्रण से अभिप्राय है हमारा कि शस्त्रों के निर्माण पर, कुछ विशेष प्रकार के जो शस्त्र होते हैं उसका निर्माण करने पर और उनको रखने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, इसी को शस्त्र नियंत्रण के रूप में देखा जाता है। या फिर हम जो हथियार होते हैं उनको कम करें। ठीक है, इसको भी हम आर्म्स कंट्रोल के रूप में यानी शस्त्र नियंत्रण के रूप में देखते हैं। अब पूछा हुआ है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हथियारों की होड़ कम होगी। विभिन्न देश क्या है, सभी चाहते हैं कि एक दूसरे से ज़्यादा हथियार रखें, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में होड़ लगी रहती है। लेकिन अगर ये कोई ऐसी संधि होगी शस्त्र नियंत्रित करने की और विभिन्न देश करेंगे तो कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ कम हो जाएगी, खतरनाक युद्धों से बचाव हो जाएगा। और एग्जाम्पल में आप बता सकते हो कि 1972 में ऐसी संधि हुई भी थी जिसको BWC कहा जाता है। ठीक है, फिर आप एक और बता सकते हो कि 1992 में एक और संधि हुई थी जिसको CWC कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये जो CWC है ये है केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये कुछ संधियां भी हो रखी है जिसमें आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए यानी हथियारों को नियंत्रण करने के लिए पहले भी संधियां हो रखी हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में दे सकते हो चाहो तो। के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के विभाजन के दौरान किन चार रियासतों जो चार सॉरी किन चार समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारत का जो पार्टीशन हो रहा था, जो बंटवारा हो रहा था, तो कौन सी चार ऐसी प्रॉब्लम्स थी, कौन सी ऐसी चार समस्याएं थी जिसका सामना करना पड़ा था, उसके बारे में बता। तो देखिए चारों समस्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली समस्या तो ये थी मुस्लिम जनसंख्या की। जो मुस्लिमों की जनसंख्या थी वो कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इलाका नहीं था जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हों, वो पूरे देश में फैले हुए थे। ठीक है, और जब ये माना गया कि भाई धर्म के आधार पे बंटवारा किया जाएगा तो ऐसे में क्या हुआ कि देखा गया तो मुस्लिम इलाके दो जगह पे थे जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा है। एक तो पूर्व में था और एक पश्चिम में था। तो ऐसा ऐसे में दोनों जगह को एक जगह लाकर रख पाना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि दो पाकिस्तान बनाए जाएंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये तो थी पहली समस्या। ठीक है, चार पूछिए, मैं आपको चारों बताता हूँ। दूसरी समस्या देखो, एक समस्या ये थी कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है तो सभी के सभी पाकिस्तान में जाने को तैयार भी नहीं थे। तो दूसरी समस्या ये थी।
तीसरी समस्या पंजाब और बंगाल की थी। पंजाब और बंगाल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। फिर प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पे कैसे बंटवारा करें। तो ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जिले लेवल, जिले के स्तर पे उनको बांट दिया जाएगा, यानी निचले स्तर पे बांट दिया जाएगा, ठीक है। चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की, क्योंकि बंटवारा हो चुका था लेकिन बंटवारे के बाद भी सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक जो थे उनकी मौजूदगी थी, तो उन पर हमले होने शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से एक समस्या थी। तो ये चारों पॉइंट यहाँ पे आप बिल्कुल कम शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको ये क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, और इसका सॉल्यूशन जो है मैंने जल्दीबाजी में, टाइम नहीं था तो मैंने कुछ रफली लिख लिया है, तो मैं आपको वो लिखे हुए पेज भी सेंड कर दूंगा ताकि आप उससे हिंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, विदेश नीति क्या है और इजराइल के प्रति भारत की विदेश नीति क्या होती है, क्या है। तो देखिए, विदेश नीति क्या होती है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं या फिर हमारे जो दूर के देश हैं उनके साथ हम कैसे संबंध रखते हैं, यही हमारी विदेश नीति होती है। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सैन्य, हर तरह के संबंध को देखा जाता है। तो ये तो हो जाएगा फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति। अब ये अगला इसी में पूछा हुआ है कि इजराइल के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है। तो इजराइल के प्रति भारत की विदेश नीति बहुत ही सकारात्मक है, ठीक है। इजराइल हमारा मित्र है और इजराइल से हमारी कई संधियां हो रखी है, और से इजराइल जो है वो आर्म्स यानी हथियारों के मामले में काफ़ी आ गया, तो उससे हमने हथियारों की खरीदारी वगैरह भी करते हैं, ठीक है। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इजराइल जाते हैं और इजराइल के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इनसे विदेश संबंध जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आप ऐसा लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाकिस्तान जो है उसमें किन कारणों से अपने लोकतंत्र का निर्माण करने में विफल हुआ है, यानी पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया। तो कुछ कारण है जिसकी वजह से वहां पे हम लिख सकते हैं। देखिए, क्या है कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी इनका काफी दबदबा है, इसके कारण भी यहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। दूसरा कारण ये हो जाता है कि भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान की तनातनी रहती है, तो इसलिए भी वहाँ पे कहीं ना कहीं सेना के समर्थक वाले समूह जो है वो ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि पाकिस्तान को कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिला इस मामले को लेकर कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो सके, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका, तो आप यहाँ पे दो ही पॉइंट लिख दोगे तो आपका आंसर ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18वां क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपको बतानी है और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, क्या था भाई, आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। एक तो समाजवादी मॉडल था जिसको हमारे देश के कुछ नेता पसंद कर रहे थे, और एक दूसरा पूंजीवादी मॉडल था, ठीक है, उसको कुछ नेता उसको पसंद कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि दोनों में से किसे अपनाया जाए, ठीक है। अगर पूंजीवाद को अपनाते हैं तो समाजवादी लोग नाराज हो जाएंगे, समाजवाद को अपनाएंगे तो पूंजीवादी नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत ने एक फैसला करा कि वो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों में से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में हमने बनाया जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसको हमने अपनाया था। तो ये तो हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा है कि भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके मॉडल के कोई दो प्रमुख परिणाम लिखिए। तो इसके क्या परिणाम हुए। तो इसके परिणाम ये हुए कि जो जैसे कि खेती हो गई, ठीक है, खेती, किसानी, व्यापार, उद्योग का बड़ा जो हिस्सा था वो निजी हाथों में चला गया, ठीक है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो गया। और कुछ मामले ऐसे थे जो सार्वजनिक हो गए, यानी जो समाजवादी मॉडल पे हो गए। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल ये भी बता सकते हो कि राज्य जो था, सरकार जो है उसने भारी उद्योग, जो भी भारी उद्योग थे उन भारी उद्योगों पर को अपने हाथ में रखा, ठीक है। कृषि क्षेत्र में राज्य ने बड़े हस्तक्षेप करे, कई सारे बड़े फैसले लिए। तो ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण हो पाया था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विरोध भी हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये वाला, तो 1 नंबर में आपको थोड़ा सा ही बताना है, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन बी था इसमें आपके टोटल 18 तक क्वेश्चन थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो सेक्शन सी में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल कॉमन्स को परिभाषित करें, पर्यावरण संबंधी सरोकार कैसे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, लिखिए। देखिए, ग्लोबल कॉमन्स ये क्या है, ये इंग्लिश मीडियम का है और उसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेशन ना करते हुए सीधा यही आपको अंग्रेजी में दे दिया है। तो हो सकता है जो हिंदी मीडियम के हो, जो प्योर हिंदी मीडियम के जो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये आखिर पूछा क्या है। हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इसकी ट्रांसलेशन।
इसको हम कैसे लिख सकते थे हिंदी में, अगर ये क्वेश्चन आता तो इसको हम वैश्विक संपदा लिख सकते थे, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते थे कि वैश्विक संपदा को परिभाषित कीजिए, या फिर आपसे ये भी पूछ सकते थे, इसको हम एक और रूप से लिख सकते हैं कि मानवता की साझी विरासत से को परिभाषित की, ठीक है, एक ही मतलब होगा। तो देखिए, वैश्विक संपदा एक ऐसी संपदा है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या आ जाएगा इसमें, हमारा जो वायुमंडल होता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है, वैश्विक ग्लोबल कॉमन्स में। हमारा जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका को भी इसमें रखा जाता है, और समुद्री जो सतह होती है, ठीक है, और अंतरिक्ष जो होता है, ये सब किस में आ जाता है, ये सब ग्लोबल कॉमन्स में आ जाता है, यानी वैश्विक संपदा में इसको रखा जाता है। तो ये आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो। इसके बाद आगे पूछा हुआ है कि पर्यावरण संबंधी सरोकार कैसे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो देखिए, क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर 1960 के दशक के बाद से, जब से 1960 से 1980 के आसपास की बात है, जब ये पता लगा था कि ओजोन परत में छेद हो रहा है जिसकी वजह से नुकसान होगा, ठीक है। तब से पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं सभी जागरूक हुए, और ये सरोकार, जो पर्यावरण संबंधी सरोकार है, ये महत्वपूर्ण हो चुके हैं। अब क्या है कि भाई, पर्यावरण में जो समस्या होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो केवल एक देश के लिए नहीं बल्कि विश्व भर के लिए होगी। आज ग्लोबल वार्मिंग से अगर कोई परेशान है तो पूरी दुनिया परेशान है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। के बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्यों की शक्तियों को वैश्विक उपभोक्ताओं को स्थानांतरित कर दिया है। बिल्कुल, आज के समय में क्या है, देखिए पहले क्या होता था, जो हमारा राज्य होता था, यानी जो हमारी सरकार होती थी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती थी किसी देश के लिए। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया है, दुनिया भर में क्या है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ये चीज़ें बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है, फ्री ट्रेड बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हमारे राष्ट्र राज्य की जो शक्तियां हैं, वो वैश्विक उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो रही है। आज के समय में आपको पता होगा कि मल्टीनेशनल कंपनी खुल रही है, दुनिया भर में वो अपने पैर पसार रही है, और उससे हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कुछ उससे कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि ये कथन एकदम सही है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्यों की शक्तियों को कहीं ना कहीं वैश्विक उपभोक्ताओं को स्थानांतरित कर दिया है, ठीक है। आज के समय में पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड को, वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। के बाद आप देखो, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कोई दो रियासतें लिखिए जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था, ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा कैसे बना। तो एक एक तो ये बताना है कि आज़ादी के बाद हैदराबाद भारतीय संघ में कैसे जुड़ा, और इससे पहले आपको कोई दो रियासतें ऐसी बतानी है जिनको भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो आप बता सकते हैं, जैसे कि मणिपुर में ये समस्या आ रही थी, ठीक है, जूनागढ़ में ये समस्या देखने को मिली थी, कश्मीर में ये समस्या देखने को मिली थी, हैदराबाद में ये समस्या देखने को मिली थी। तो आप इन सब में से कोई दो नाम बता सकते हो इन चारों में से, ठीक है। इसके बाद तो ये हमारा हो जाएगा पहला। इसका दूसरा पोर्शन जो है, आज़ादी के बाद हैदराबाद भारतीय संघ में कैसे शामिल हुआ। तो क्या हुआ था भाई, हैदराबाद का जो निजाम था, जो शासक था, वो नहीं चाह रहा था कि भारत में उसे शामिल किया जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका झुकाव भारत की तरफ नहीं था। तो हैदराबाद का जो निजाम था, किसान और महिलाओं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये निर्दयी था, अत्याचारी था। तो महिलाएं और किसान जो थे वो ज़्यादा इसके शिकार बन रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, सबने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके लिए निजाम ने क्या करा, अपने गुंडे यानी कि जो रजाकार होते थे वो भेजे। रजाकार जो थे वो सांप्रदायिक होते थे, उन्होंने खासकर जो गैर मुस्लिम थे, यानी जो हिंदू या जो अन्य धर्म के थे, उनको अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में फिर भारतीय सरकार ने अपनी सेना भेजी, और भारतीय सेना और इनके जो निजाम वगैरह थे, जो सॉरी रजाकार वगैरह थे, इनके बीच में झड़प हुई। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय सेना जीत जाती है, और इस तरीके से हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये थी पूरी हैदराबाद की स्टोरी। लेकिन 3 नंबर में है तो आप टू द पॉइंट भी लिख सकते थे, सीधा सीधा पॉइंट में बता सकते थे। के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कहने की गुट निरपेक्ष का वर्णन करो और भारत की विदेश नीति के संदर्भ में गुट निरपेक्ष के नए स्वतंत्र देशों का क्या योगदान। देखो, गुटनिरपेक्ष का मतलब था कि दोनों ही खेमों से अपने आप को अलग करना, अलग रखना। यानी आपको पता है दुनिया दो खेमों में बट गई थी, एक तरफ था यूएसएसआर, एक तरफ था यूएसए। और जो नए स्वतंत्र देश हो रहे थे उन सभी को सामने यही ऑप्शन था, या तो आप यूएसए में जुड़ जाइए, या फिर आप यूएसएसआर में जुड़ जाइए, या यूएसए में जुड़ जाइए, ठीक है। ऐसे में भारत ने अपने आप को दोनों के खेमेबाजी से अपने आप को अलग रखा, इसी को हमारी गुटनिरपेक्ष की नीति कहते हैं, ठीक है। तो ये गुटनिरपेक्ष आप बता सकते थे।
के बाद पूछा हुआ है कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष के नए स्वतंत्र देशों का क्या योगदान है। तो देखिए, जो नए स्वतंत्र देश हो रहे थे, जो भी, चाहे वो एशिया के देश हों, अफ्रीका के देश हों, जो नए नए आजाद हो रहे थे, भारत ने कहीं ना कहीं उन देशों को दोनों खेमेबाजी से में शामिल होने से बचाया। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उनको दोबारा से गुलाम होने से भारत ने बचा लिया। और इससे क्या हुआ, नेम यानी जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, ये कहीं ना कहीं मजबूत हुआ, आप ऐसा कह सकते हो। क्योंकि देखो, गुट निरपेक्ष जो देश थे, उनकी ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी उनकी एकता। भारत और जो नए नए स्वतंत्र देश थे, जिसको भारत ने गुट निरपेक्षता में शामिल करने में सफलता पाई, वो सभी देशों के बीच में एकता थी, जिसको लेकर जो ये जो महाशक्तियां थी, वो इसीलिए कहीं ना कहीं भारत की वैल्यू उनके नज़रों में ज़्यादा थी। क्योंकि भारत हमेशा ऐसी कंडीशन में था कि अगर कोई भी महाशक्ति दबाव बनाती है, तो वो जाके दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें लाभ हुआ, तो इसे आप बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, एनडीए 3 और एनडीए 4 के किन्हीं चार उद्देश्यों को बताओ। ठीक है, एनडीए क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। तो जो भाजपा का, जो बीजेपी का गठबंधन है, इसको एनडीए का क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कांग्रेस का गठबंधन था, इसको यूपीए कहा जाता है। तो एक समय ऐसा था जब डायरेक्ट किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी, यानी बहुमत नहीं मिल पाता था, तो ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको यूपीए एनडीए इस तरीके से बट बांट रखा है। इसको जो लीड कर रही है, यूपीए को जो लीड लीड करती है, वो कांग्रेस है, और एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी है। यानी ये मेन दो पार्टी है। इतना आपको समझ में आया। अब क्या है, एनडीए 3 और 4। एनडीए अभी जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ठीक है, वो बीजेपी की है, यानी कि एनडीए की है। तो एनडीए 3 की आप बात कर सकते हो। 2014 में जो बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वो एनडीए 3 में आ जाएगा। और उसके बाद 2019 में दोबारा से चुनाव हुए, उसमें फिर से ये जीत गए। अ, ठीक है, एनडीए, तो ये हो जाएगा हमारा एनडीए 4। तो एनडीए 3 और एनडीए 4 आपको पता लग गया क्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनके चार उद्देश्य बताऊं। तो समझिए, देखिए, आप मेरी बातों को सुनकर लिख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। तो देखिए, क्या था एनडीए 3 के समय में, इस समय में बिल्कुल यूनिक चीज आई कि जाति, पंथ, ठीक है, धर्म, इन सब चीजों को छोड़कर लोगों ने विकास के लिए वोट किया। ठीक है, तो ये परिवर्तन देखने को मिला। यानी आप देखोगे कि जो ऐसी पार्टियां जो विभिन्न राज्यों में थी और जो केवल जाति के नाम से चल रही थी, उन पार्टियों को भी किसी ने वोट नहीं दिया। यानी कि एनडीए की जो बड़ी जीत थी, और ये लगभग 30 साल के बाद आप कह सकते हो कि बीजेपी को 2014 में पूरा बहुमत मिला था। यानी 272 का जो आंकड़ा था, कोई सरकार इसको ले नहीं पा रही थी, लेकिन 272 प्लस सीटें लाकर यहाँ पे फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आई थी। ठीक है, तो इसमें यूनिक क्या था कि जाति, पंथ और जो धर्म वगैरह होता है, इसको ना दरकिनार करके विकास के लिए लोगों ने वोट किया। फिर सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य रखा एनडीए की गवर्नमेंट ने। और सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी जो योजना थी वो चलाई, जैसे उज्ज्वला योजना हो जाएगी, स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा, जन धन योजना हो जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस तरीके की योजनाएं आई। तो ये हो जाएगा एनडीए 3 में। फिर क्या हुआ, 2019 में दोबारा से चुनाव हुए, फिर एनडीए 2019 वाले चुनाव में भी जो जीत गई सरकार, तो उसको एनडीए 4 कहा गया। इसमें फिर से सुशासन को केंद्र में रखा गया, और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा दिया गया। और डोर स्टेप, जो प्रशासन है उसको डोर स्टेप पे पहुंचाने की कोशिश की गई, यानी द्वार से द्वार जो भी सर्विसेज, जो भी सुविधाएं हैं, वो जनता को उनके दरवाजे पे मिल सके, इसका प्रयास किया गया। तो ये आप बता सकते हो इसके एनडीए 3 और 4 के उद्देश्य। तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा सेक्शन था? ये सेक्शन था हमारा सी सेक्शन हमने कर लिया। ठीक है, अब एक बार डी सेक्शन में आप आओगे, तो यहाँ पे आपको पैसेज वगैरह मिलेंगे। सेक्शन डी देखेंगे, जिसमें हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन और मैप वाले क्वेश्चन, कार्टून वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप एक बार ध्यान से, ये पैसेज है, इसको देख लो, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको पूरा पढ़ सकते हो। मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे बात करूंगा। तो क्वेश्चन पहला है कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो 1998 में पोखरण में किया था। ठीक है, तो इसका ये बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। और डैश, यह अवधि भारत के लिए घरेलू राजनीति के लिए कठिन थी। ठीक है, तो अगर आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, अरब देशों ने तेल की कीमत बढ़ा दी थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं एक संकट
आ गया था। तो इसका ये होना चाहिए आंसर, ए होना चाहिए इसका। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस कारण से भारत में जो मुद्रास्फीति थी, यानी कि जो महंगाई थी, वो बढ़ चुकी थी? तो कारण ये था तेल की कीमतों में वृद्धि। हुआ क्या था कि अरब इजराइल जो युद्ध हुआ था, तो अरब इजराइल युद्ध के बाद अरब देशों ने जो तेल की कीमत थी वो बढ़ा दी थी। जब तेल की कीमतें बढ़ गई थी, तो इससे भारत में क्या बढ़ गई थी? महंगाई बढ़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप देखिए, भारत ने अपने पहले परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया को क्या कारण बताए थे कि यही कारण था कि केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए हमने परमाणु परीक्षण किया है? तो इसका ए ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 25। आपका ये मैप वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैप में आपके सामने एक बार मैप में हम देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से स्टेट हैं। आपका एक तो जम्मू कश्मीर दिखा रखा है यहाँ पे, और यूपी दिखा रखा है, ठीक है? आपका गुजरात दिखा रखा है और राजस्थान दिखा रखा है, ठीक है? तो अपने स्टेट आपको सबसे पहले देखने हैं, उसके बाद चलना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ देता हूँ आपके सामने। आपको वो स्टेट बताना है जहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट, यानी कि जो स्टूडेंट का जो आंदोलन था वो कौन से स्टेट में हुआ था। तो आपको दिख गया होगा गुजरात में हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो डी है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? गुजरात, सॉरी, सी सी सी, सॉरी, इसका सी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि आपको वो स्टेट बताना है जिसके पास सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है? तो कौन से स्टेट के पास है वो आपको पता है, यूपी जो है एक बड़ा स्टेट है और यूपी के पास है। तो यूपी देखो क्या है, क्या दर्शा रखा है, यूपी को ए से दर्शा रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ए कर देंगे, ठीक है? यानी सेकंड का ए हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसको अब यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, मैप में देखते हैं, सॉरी मैप नीचे है, देखो ये तीनों तो केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको तो हम कर नहीं सकते। जम्मू कश्मीर को हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर कौन से नंबर पे है? आपका बी नंबर पे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे, ठीक है? इसके बाद है लास्ट का क्वेश्चन की आपको वो स्टेट के बारे में बताना है जहाँ पे कांग्रेस जो है उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी 1967 में, यानी बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो एक ही स्टेट बच गया आपके सामने मैप में, वो है राजस्थान, ठीक है? तो डी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डील बना देंगे, क्या इसका डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका हो जाएगा मैप वाला क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं कार्टून वाला क्वेश्चन है, एक कार्टून वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। इसमें एक कार्टून बना हुआ है, अगर आपको पता लग रहा होगा, आई थिंक ये चैप्टर 5 में से होगा शायद, आपकी सेकंड बुक से, एक बार आप देख लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उधर से नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सिंडिकेट के कैंडिडेट थे, और वीवी गिरी को इंदिरा गांधी ने सपोर्ट करके खड़ा किया था, ठीक है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुआ था जिसमें वीवी गिरी जो थे वो जीत गए थे, ठीक है? तो ये वो वाला चित्र अगर आपने एनसीईआरटी में देखा हो तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये चित्र क्या दर्शाता है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव दर्शाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। के बाद पूछा गया है कि इस व्यक्ति की पहचान करें जो जीत की अवस्था में खड़ा है। तो वीवी गिरी जो है ये जीत गए थे, ठीक है? तो वीवी गिरी हो जाएगा। आपको उस व्यक्ति की पहचान करनी है जो जमीन पे पड़ा हुआ है। तो एन संजीव रेड्डी होने चाहिए ये, क्योंकि एन संजीव रेड्डी ही हारे थे। और इसके बाद है कार्टून में महिला की पहचान करें। ऑप्शन में है सोनिया गांधी, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी। तो तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। कौन है फिर ये महिला? ये महिला है इंदिरा गांधी, ठीक है? यहाँ पे भी लिख देता हूँ इंदिरा गांधी। ठीक है? तो इस तरीके से हमारा जो ये सेक्शन था ये भी हमारा पूरा हो जाता है, सेक्शन डी। इसके बाद हमारा सेक्शन ई पे आते हैं।